हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली निर्मला सीतारमन जी ने ड्रीम बजट प्रेजेंट किया। इसके पहले एक ड्रीम बजट आया था जो चिदम्बरम साहब ने 1995 या 1996 में इंट्रोड्यूस किया था। तब मैं 3-4 साल का ही था, तो उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अभी जो बजट आया है उसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हम इस करंट बजट को डिस्कस करते हैं। इस बजट को ड्रीम बजट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट में 3 करोड़ लोगों के टैक्स माफ कर दिए गए हैं। जी हाँ, 12 लाख रुपए तक जो भी अर्न करते थे, सैलरीड क्लास एम्प्लॉय थे, सबके टैक्स माफ कर दिए गए हैं। और इससे गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। इसकी रियलिटी क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, क्या सही में 12 लाख रुपए तक टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इस शेयर्स या म्यूचुअल फंड आप सेल करते हो उस पर टैक्स लगेगा। हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। अगर आप जी अगर आप 12 लाख रुपए तक सैलरी कमा रहे हो या 12,75,000 तक भी आप सैलरी अर्न कर रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं है। प्लस 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उस पर आपको टैक्स पेबल आएगा 0। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम या जो भी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब इनकम मिला के 12,75,000 के अंदर अंदर आ जानी चाहिए। मतलब इट मीन्स आपका जो टोटल इनकम है, इन सबको कंसीडर करने के बाद, डिडक्शंस कंसीडर करने के बाद 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, 12,15,000 रुपए हो गई, तब क्या करना होगा? अगर 12,15,000 हो गई, तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे हैं और वहां पे ये मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि अगर आपकी सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज होती है, 12,01,000 होती है या 12,15,000 होती है, तो आपको 70,000 का टैक्स देना पड़ेगा, 75,000 का टैक्स देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का। गवर्नमेंट आपसे एडिशनल टैक्स नहीं वसूल करेगी। जितना भी आपने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाया है, एक लिमिट तक, 12,75,000 की लिमिट तक आपने जितना भी कमाया है, उसमें गवर्नमेंट जो एडिशनल आपने अर्न किया सिर्फ वो लेगी। इट मीन्स अगर आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो वो सारा पैसा आपके लिए, गवर्नमेंट आप पे टैक्स नहीं लेगी। अगर आप 12,75,000 रुपए तक कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आप जितना 12 लाख रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा कमा रहे हो, सपोज आपकी इनकम 12,05,000 रुपए है, तो गवर्नमेंट सिर्फ आपसे 5,000 रुपए का ही टैक्स लेगी। अगर आप 12,10,000 रुपए आपकी टोटल इनकम है तो 10,000 रुपए का टैक्स लेगी। ऐसा सिस्टम चलेगा 12,75,000 के आसपास तक। अगर आप उसके ऊपर कमा रहे हो तो कुछ मैक्सिमम पैसा आप अपने लिए कमाओगे और कुछ पैसे गवर्नमेंट के लिए कमाओगे। अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है, तो आपको जो इनकम टैक्स भरना आएगा उसमें से पूरा 1 लाख रुपए नहीं भरना आएगा। जो एडिशनल आपने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाया, आपको नियर अबाउट 75 और 78,000 का आएगा। 24,000 आप अपने पास रख सकते हो। हाँ, बट इसमें 87A का रिलीफ स्पेशल इनकम को मिलेगा या नहीं? स्पेशल इनकम जैसे आपको कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर्स या म्यूचुअल फंड से, तो उस पर ये लिमिट अप्लाई होंगे कि नहीं, वो इस बजट में ये क्लियर किया गया है कि अगर आपसे कोई पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं, कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, तो आपको उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, 20,000 रुपए गवर्नमेंट को। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो भी मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का है, तो 1,25,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जो 12.5% के आसपास, 12.5% होता है। आपको जो एडिशनल 75,000 है या जितना भी आप एक्सेस कमाओगे, उस पे आपको 12.5% देना पड़ेगा। इवन इफ आपकी इनकम 12 लाख के नीचे है तो भी, क्योंकि इस पे वो जो रिबेट होता है 87A का, जो गवर्नमेंट ने टैक्स माफ नहीं किया है, गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है, छूट दिया है, तो वो छूट के अंदर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आते। और इवन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो पे डिस्कस करेंगे, तो क्रिप्टो पे जो आप प्रॉफिट अर्न करोगे वो भी नहीं आता।
ये तो सभी जानते हैं कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी पे कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो उस प्रॉफिट पे आपको 30% से टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया और आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वहीं आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी कॉइन आया, वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे आपको 5 लाख का लॉस हुआ। तो क्या इस 10 लाख को 5 लाख के लॉस के साथ एडजस्ट करके 5 लाख पे ही 30% भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरहेड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में इंटरहेड एडजस्टमेंट्स अलाउ नहीं है। तो आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा वो आपका लॉस 5 लाख रुपए का लैप्स हो जाएगा। आपने जो डॉज कॉइन पे 10 लाख रुपए कमाया है वहीं पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, और इस पे 87A का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। बट इनकम टैक्स फाइल करवाने आएगा कौन? क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो अभी एग्जिस्टिंग जो करंट लॉ है वो बोलता है कि अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो कंपनीज को उनका फॉर्म 16 इशू करना कंपलसरी ही नहीं है। सो गवर्नमेंट को इसमें फिर तो ऐसा हो जाएगा कि सारी कंपनीज जिसके भी एम्प्लॉयज की सैलरी 12 लाख के नीचे नीचे है वो उनको फॉर्म 16 ही इशू नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को इसमें 87A के रिबेट में फॉर्म 24Q की फाइलिंग में चेंजेस करने होंगे, और उसमें बोलना होगा कि अगर किसी की टैक्स लाइबिलिटी नील हो जाती है 87A के रिबेट के बाद, तो भी 24Q की फाइलिंग करनी पड़ेगी और उनको फॉर्म 16 इशू करना पड़ेगा। तभी एक बैलेंस आउट हो सकेगा और लोग अपना ITR फाइल करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या चेंजेस आए हैं। हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक ही मेजर चेंज आया है कि आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हो। आप ये पहले भी कह सकते थे अगर दोनों अलग अलग सिटी में हो तो, बट अब इस बजट में वो सिटी वाला वर्ड हटा दिया गया है। इवन इफ आपकी मुंबई में दो दो प्रॉपर्टी है जिसमें एक में आप रहते हो और दूसरे में कभी कभी रहते हो या खाली आपने पड़ा छोड़ा हुआ है, तो भी उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो। पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले बोला गया था कि इन अदर प्लेस, मतलब आपका घर एक मुंबई में है एक पुणे में है, तो आप उस केस में दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते थे। तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे। गवर्नमेंट ने इस बजट में उसको रिमूव कर दिया गया। अब आपकी प्रॉपर्टी इवन इफ एक ही शहर में 2 प्रॉपर्टी है तो भी आप इसको क्लेम कर सकते हो। और छोटे छोटे कुछ चेंजेस और आए हैं इस बजट में जो हम डिस्कस करते हैं। TDS के चेंजेस हैं कि निर्मला सीतारमन मैडम ने कुछ गड़बड़ किया बजट स्पीच के दौरान। उन्होंने बोला है कि 6 लाख रुपए तक अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो TDS नहीं लगेगा। वो 6 लाख रुपए नहीं है, वो 50,000 पर मंथ है। इनकेस आपने दिसंबर में प्रॉपर्टी रेंट पे लिया और मार्च का फाइनेंशियल ईयर है और आपका जो रेंट है वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है, 60,000 रुपए है, तो पूरे साल का 2,40,000 हुआ, वो 6 लाख पार नहीं कर रहा है, तो भी आपको TDS भरना है। क्योंकि जो एक्ट में लिखा हुआ है, बजट के प्रपोजल में लिखा हुआ है 50,000 और मोर है। इट मीन्स अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपको TDS भरना ही पड़ेगा। प्रोफेशनल TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। अगर कोई प्रोफेशनल किसी कंपनी के लिए काम करता था या किसी इंडिविजुअल के लिए काम करता था तो उस पर 30,000 का लिमिट था TDS 10% कट करने के लिए, उसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया है इस बजट में। कमीशन की लिमिट को भी चेंज किया गया है इस बजट में। जो पहले 15,000 रुपीज था उसको इंक्रीज करके 20,000 कर दिया गया है। FD के इंटरेस्ट में भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ, अगर सीनियर सिटीजन पहले 50,000 रुपए तक इंटरेस्ट अर्न करता था तो उस पर TDS नहीं लगता था, बट अभी उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। और ये अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए पहले 40,000 था जिसको इंक्रीज करके अभी 50,000 कर दिया गया है। अगर किसी कंपनी का कोई शेयर होल्डर है तो पहले वो लिमिट थी 5,000 रुपए जिसको डिविडेंड मिलता है, वहां पे TDS कट करने की 5,000 जरूरत नहीं थी। 5,000 से ज्यादा अगर कोई कंपनी किसी को डिविडेंड दे रही है वहां पे टैक्स कट करना था, उसको इंक्रीज करके 10,000 कर दिया गया है।
और भी छोटे छोटे टीडीएस प्रोविजन के चेंजेस आए हैं। बट अगर सही मायने में इस बजट को देखा जाए तो ये बजट रियली एक ड्रीम बजट है और हमें गवर्नमेंट को अप्रिसिएट करना चाहिए। ये चेंजेस उन्होंने मिडिल क्लास के लिए वाकई टैक्स माफ करके बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। बट उनको वो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में भी कुछ छूट देना था, क्योंकि गवर्नमेंट एसटीटी तो पहले ही वसूल कर रही है वहां पे, और यहाँ पे 20% और 12.5% का टैक्स लगाया हुआ है। तो इसको भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करना होगा गवर्नमेंट को। 87A के रिबेट में एक प्रॉब्लम भी है। मान लीजिए मेरे दो क्लाइंट्स हैं। एक क्लाइंट जो F&O में डील करता था, मैंने उसको बोला कि तुम ये सब मत करो, तुम तो इन्वेस्टमेंट करो और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाओ। और मान लीजिए उसने ऐसा करके 1 लाख रुपए कमा लिया। और वहीं पे मेरा दूसरा क्लाइंट है जो उसी का दोस्त है, उसी क्लाइंट का दोस्त है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो भरेगा 20,000 रुपीज टैक्स, और जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया और जिसको 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, अगर उसकी इनकम 12 लाख रुपए से नीचे है तो उसको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि टोटल इनकम में 12 लाख रुपए आता है और उसको ये 87A का रिबेट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी चेंजेस लाने थे, और फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर रियली गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है तो उनको भी फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी स्पेकुलेशन में कन्वर्ट करना था इस बजट में, क्योंकि वो अभी तक नॉन स्पेकुलेटिव माना जाता है। और अगर उसको 12 लाख रुपए की इनकम में काउंट करेंगे तो उस पे भी टैक्स बेनिफिट 87A का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू।